हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम को लेकर के आया हूं। इसके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में हम देखेंगे कि हम बहुत सारे नंबर्स आपके पास होते हैं, क्लासिफाइड किस तरीके से हम करेंगे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे जो अदर एग्जाम्स में आसानी से एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछता है और हम उनको नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस क्लासिफिकेशन को अगर जो एक बार हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हमें नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली है। उस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे, इसके साथ ही हम क्वेश्चन सीरीज भी इसी में लाने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। तो देखते हैं और शुरू करते हैं। देखिएगा मेरे दोस्तों, नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के बारे में बात करें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम का मतलब है। आज हम बात करेंगे नंबर्स पर कि नंबर्स को किस तरीके से हम किस सिस्टमेटिक ढंग से देख पाते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो, नंबर्स जो होते हैं वो बेटा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक तो आपके पास मिलेगा बेटा रियल नंबर। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले एक तो आपके पास क्या मिलेगा बेटा, रियल नंबर, और एक होता बेटा है इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। अब बात आ रही होगी सर रियल नंबर क्या होता है। यानी कि किसी एक नंबर लाइन पर कोई एक नंबर लाइन दें और इस पर अगर जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे रियल नंबर होंगे। बात समझ में आ रही ना। इस तरीके से अगर देखें यहाँ पर कहीं पर बीच में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे इधर भी -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। अच्छा, इसमें आपके पास कुछ लोग कहेंगे सर माइनस का 1/2 नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है। -1/3 नहीं हो सकता है। √2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रियल नंबर है √2। √3 हो सकता है। यानी कि जिस कोई भी नंबर अगर जो वो रियल नंबर लाइन पर अगर जो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं तो वो सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। √2 है, हाँ है। -√2 है, हाँ है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर √2 रियल नंबर है, -√3 रियल नंबर है, लेकिन √3 रियल नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही ना। यहां से हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपने रियल नंबर के बारे में बात की, हमने लिख भी दिया है कि नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कि जो नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। अच्छा, आगे हमने आपको बताया है कि जिस तरीके से हमने कहा था √3 रियल नंबर है, बिल्कुल आपके पास रियल नंबर मिलेगा। अगर जब हम बात करें यहां से कि हमने आपसे कहा √2 रियल नंबर है, बिल्कुल है। सर -√2 रियल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। √3 रियल नंबर है, बिल्कुल है। -√3 रियल नंबर है, बिल्कुल है। अच्छा, पाई रियल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। log2 रियल नंबर है, बिल्कुल है। बात समझ में आ रही ना, ये सब रियल नंबर है। अच्छा, फिर सर इमेजिनरी नंबर क्या है। आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इमेजिनरी नंबर क्या करें। ठीक है, तो आप इनको देखिएगा, हमने अगर √2 है, -√2 है। अब लेकिन अगर जो हम बात यहां पर करें माइनस का √, अब -2 की बात करें, तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि रूट के बाहर जो भी वैल्यू आती है वो कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। बात समझ में नहीं, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव, तो रूट जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, समझ लेना। लेकिन इसके अंदर जो आपके पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस का √2 दिया गया। क्या दिया गया है, माइनस का √2 दिया गया है। तो इसको हम किस तरीके से बाहर कर पाएंगे, √2 को तो बाहर हम कर सकते हैं, इसको √2 इंटू √(-1) ऐसा लिख सकते हैं ना इसे। तो ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये आपके एजम्पशन है जिसको हम आयोटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आयोटा, यानी कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर जो इस तरीके से वैल्यू दिया जाता है कि माइनस का √2 है तब तो ठीक है, लेकिन √(-2) है तो इसको हम
2i लिखेंगे। क्या लिखेंगे? √2i लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जैसे ये आयोटा आ जाएगा वैसे ये क्या हो जाएगा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा, आपको जिनको समझ में इसको समझ सकते हैं, रियल नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना? और इसको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको हमें? काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा कि काल्पनिक का मतलब क्या हो गया, कि जो काल्पनिक है, जो है ही नहीं दुनिया पे। ठीक है ना? आपने मनगढ़ंत कहानी पढ़ लेते हैं, ये इसके बाद ये हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे इसके बाद हम, तो वो काल्पनिक कहानियां जो आप मनगढ़ंत आप सीख लेते हैं ना, जो, तो वो आपके पास, वो कभी नंबर लाइन यानी कि वो कभी रियल जीवन में इम्प्लीमेंट ही नहीं इनका कर पाते हैं। बात समझ में आ रही ना, कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, तो कभी हो सकता है, अरे प्लेन से जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन हमने आपसे कहा कि नॉर्मली आप रात में उड़ते हैं ना, रात में मान लीजिए लोग, तो उसके लिए तो आप समझ पा रहे होंगे इस तरीके से। तो क्या आपके पास इमेजिनरी नंबर मिलेगा, यानी कि ऐसे नंबर्स जैसे कि रूट माइनस का √2 दिया गया, √(-3) दिया गया, √(-5) दिया गया, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, ये सब कैसे नंबर है, इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बात आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, यानी कि जब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं जब दोनों मिल जाती हैं तो बनाते हैं क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। बात समझ में आता आ रही है ना? इन्हीं को क्या बोलते हैं, मैं सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको ये बताया हुआ है कि ये a+ib के फॉर्म में दिया गया, यानी कि ये जो आपके पास, इसमें दो पार्ट आपके पास मिलते हैं। एक तो ये वो जो पार्ट है वो कैसा है, रियल पार्ट है, और ये जो है ये कैसा बेटा है, इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि ये जो है वो कैसा है बेटा, काल्पनिक भाग है। कैसा है? काल्पनिक है, सपना देख रहा है ये। और ये जो है ये वास्तविक है। क्या है ये? वास्तविक है। बात समझ में आ रही ना? ये क्या है? वास्तविक है। समझ में आ रहा है ना? तो इस ये के पास किसका वास्तविक भाग है, यानी कि अगर जो कोई इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों आपके पास मिल जाएं तो वो क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। फिलहाल इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे आता नहीं है, न कभी इस तरीके का क्वेश्चन कोई हमने भी फॉर्म देखा हुआ है, यानी कि इस वाले पार्ट को तो आप छोड़ दीजिए एक तरीके से, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीख लीजिएगा कि पता नहीं कब पैटर्न चेंज हो जाए और चीजें ये भी डालना स्टार्ट कर दें। तो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहां से रियल नंबर पे। तो बेटा रियल नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला भाग आपके पास इंटीजर है और दूसरा आपके पास जो भाग है वो कैसा है, डेसिमल है। यानी कि इनको हम बोलते हैं बेटा वास्तविक। हिंदी भाषी लोगों के लिए बहुत चैलेंजेस को हम हिंदी का प्लेन लिख देंगे, समझ रहे ना? तो आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा कि सर इसमें हिंदी कैसे है। तो हमने आपको क्या बताया कि ये बेटा आपके पास इंटीजर्स हैं और ये क्या है, डेसिमल है। हमने आपसे कहा रियल नंबर क्या होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स को ही हम वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको हम, वास्तविक। क्या बोलते हैं इसको हमें, वास्तविक संख्याएं हैं ये। और इसको बोलते हैं बेटा पूर्णांक। पूर्णांक, बात समझ में आ रही है? ये के पास पूर्णांक है और ये डेसिमल यानी कि ये क्या है, दशमलव, दशमलव में। तो ठीक है, अब बात आती है रियल नंबर में इंटीजर्स और डेसिमल की। इंटीजर्स अ कंप्लीट नंबर, एक ऐसा नंबर जो कंप्लीट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए हमें, 1/2 नहीं चाहिए, 3/4 नहीं चाहिए, 5/6 नहीं चाहिए। बस समझ में आ रहे ना? यानी कि -5/6 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरा नंबर चाहिए। हमें क्या चाहिए, पूरा नंबर चाहिए, आधा अधूरे से निकाम चलेंगे हम। समझ में आ रहा है ना?
तो आप देख पा रहे होंगे ना इसे, जैसे कि हम बात करें माइनस का 4 इंटीजर है, हाँ है, माइनस का 3 इंटीजर है, माइनस का 2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है ना, 2 पूर्णांक संख्या है, 1 पूर्णांक संख्या है, 3 पूर्णांक संख्या है, 4 पूर्णांक संख्या है, 5 पूर्णांक संख्या है, 6 है, ऐसे चलते रहिएगा, सब पूर्णांक संख्या है, यानी कि पूरी होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या वो कैसी हो, पॉजिटिव हो। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है? तो इनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब बात आती है दशमलव की, तो दशमलव में, अब आती है दशमलव की बात, जिसे हमने आपसे बोल दिया 2.5, ये दशमलव है, बात समझ रहे ना, 2.5 है। हमने आपसे बोल दिया 1.33333 ऐसे चल रहा है, ये भी दशमलव संख्या है, बात समझ में आ रही ना। मान लीजिए 0.251621 इस तरीके से, ये कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, लगातार जा रहा है, ये भी दशमलव में, समझ रहे ना। कोई संख्या है 0.0025, ये भी दशमलव है, ठीक है ना। 0.162, ये भी दशमलव, बात समझ में आ रही। तो दशमलव, अब आपको यहां से अब हम बात करने वाले हैं दशमलव पे, इंटीजर पे हम बाद में आएंगे, इंटीजर भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दशमलव पे। दशमलव के जितने नंबर्स होंगे उनको हम क्या क्या कहते हैं, उसको किस तरीके से क्लासिफाइड हम करेंगे, उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, और क्या है दशमलव के बारे में। देखो बेटा, दशमलव भी दो प्रकार का होता है। आप कहेंगे सर दशमलव दो प्रकार कैसे, हाँ, एक होता है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है, एक तो बेटा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। टर्मिनेट कर गया यानी कि वहां से वो खत्म हो गया, समझ रहे ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम बोलते हैं बेटा शांत दशमलव। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, यूपीपी यूपीएसआई के जो लोग तैयारी कर रहे हो, या फिर सीपीयू एसएससी में भी यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहां से शांत दशमलव की बात, इसको क्या बोलते हैं बेटा, शांत दशमलव, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। इसको क्या बोलते हैं, हमें अशांत दशमलव बोलते हैं। तो बेटा ये बताओ बेटा, शांत दशमलव की अगर हम बात करें, शांत दशमलव क्या होता है, जिसे कि हमने आपसे बोला कि 0.25, अब आगे कुछ भी नहीं, खत्म, ये शांत हो गया, यानी कि दशमलव इसका शांत हो गया, अब नहीं आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसे दे दिया गया 0.125, खत्म, अब इसके आगे नहीं जाएगा, ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। जिसे हम आपसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए 0.343, खत्म, इसके आगे अब नहीं जाएगा, दशमलव खत्म, तो क्या होगा, शांत हो गया। दशमलव क्या हो गया बेटा, शांत हो गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा, शांत दशमलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, शांत दशमलव बोलेंगे। अब बात आती है अशांत दशमलव की, किसकी आती है, अशांत दशमलव की। अब अशांत दशमलव क्या होता है, जैसे कि हमने आपसे बोल दिया कि 0.6666 चल रहा है, हमने आपसे बोल दिया कि सर 0.232323 चल रहा है, चल रहा है, चलते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, ठीक है ना, खत्म, ये खत्म ही नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही, ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया बेटा, अशांत दशमलव हो गया। हाँ, अब कहेंगे सर ये रिपीट होता क्या, ये दो दो रिकर हो रहा, रिकर ही होगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है 0.234124, अब पता नहीं कहां तक चला जा रहा है, कुछ रिकर ही नहीं हो रहा है, लेकिन दशमलव बहुत बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अशांत दशमलव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी शांत दशमलव और शांत दशमलव समझ में आ गया ना। पहले तो बात आपको दशमलव समझना था, दशमलव दो प्रकार का होता है,
एक तुमने बताया था कि शांत दशमलव, दूसरा क्या बताया, अशांत दशमलव। शांत दशमलव जिसका दशमलव खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, वो शांत दशमलव है। जिसका दशमलव ना समाप्त हो वो कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। अब बात आती है अशांत दशमलव में भी दो पार्ट हैं, एक रिकरिंग है यानी कि जो रिपीटिंग डेसिमल है, और एक क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 6 चल रहा है, ये रिकर कर रहा है। ये देखो 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3, ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अब देखो नीचे देखो, नीचे देखो 2 3 4 1 कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल हो गया, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ये रिपीट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही ना, ठीक है ना। रिकरिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं, आवर्ती, जो बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है, जो बार बार आ रहा है। देखो हमने आपके पास क्या बोला, हमने रिपीटिंग डेसिमल, तो इसी को बोलते हैं आवर्ती दशमलव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, है आवर्ती दशमलव। ठीक है ना, आवर्ती दशमलव इसको बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो बहुत बार लगातार आ रहा हो। जैसे कि मान लीजिएगा जैसे 0.3 इस तरीके से चल रहा है, ये कैसा हो जाएगा, आवर्ती दशमलव हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, ये लगातार आ रहा है ना। अच्छा, एक बात और आपको समझना पड़ेगा कि आवर्ती दशमलव जो होता है, आवर्ती दशमलव होता है, वो रेशनल नंबर होगा। वो क्या होगा बेटा, रेशनल होगा। कैसे, क्योंकि इसको अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। ये क्या लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है। इसे देखिएगा 1/3 करेंगे तो दशमलव के बाद इस तरीके से मिलेगा ना। बात समझ में आ रही ना। इसी तरीके अगर हम बात करें रिपीटिंग डेसिमल, 0 पॉइंट, इसी को हम क्या लिखते हैं, 0.3 बार। ठीक है ना, इसी को ऐसे ऐसे लिखने का तरीका, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं 3 बार को हम चाहें तो, इसको 3/9, यानी कि जितनी बार ये नंबर रिपीट होता है और जो नंबर आपके पास दिया गया है उसको ऐसे लिख देते हैं, और इसके बाद ये 1/3 ऐसे भी कर सकते हैं इसको। जैसे हमने मान लीजिए 0.56 का बार लिया, और अब देखेंगे इसको तो ये मिलेगा 0.56 56 56 डैश 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 ऐसे चलेगा ना। तो आप देख पा रहे हैं इसमें दो नंबर जो हैं वो रिपीट होते हैं, ये तो ना दो अप्रति, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 56/99। जितनी बार वो क्या हुआ, रिपीट हुआ है, उतने ही, जितने नंबर वो रिपीट हो रहा है उतने ही हमने क्या नीचे 9 लगा देने, उतने हमें क्या लगा देने, 9 लगा देने। जैसे कि आपके पास मान लीजिएगा एक नंबर हमने दे दिया है कि ये मान लीजिएगा 0.271 का बार, तो ये कितना हो जाएगा, 271 अपॉन कितने नंबर थे, 999। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर जो होंगे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सब रेशनल नंबर होते हैं ना, होते हैं ना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल की अगर हम बात करें, जैसे ये दे दिया गया 0.4561226, इस तरीके से। ये देखो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये कुछ क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, और लगातार कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट चला जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, इसको आवर्ती दशमलव बोलते हैं। ठीक है ना, आगे देखेंगे। अच्छा, जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, जिससे कि रिपीटिंग डेसिमल की हमने बात की, तो और रिपीटिंग डेसिमल की अगर बात करें, जिससे कि हमने बोल दिया सर कि 0.3333 ये चल रहा था। ठीक है ना, तो हमने कहा था बेटा इसको 3/9 लिख सकते हैं, यानी इसको 1/3 लिख सकते हैं, ये तो होगा ना। अच्छा, हमने दूसरी बात की है कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिया गया है, कोई नंबर दिया गया 0.783 दिया गया, और ये फिर 783 है, ये फिर 783 है, और ऐसे ही चलता चला जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 783/999। ठीक है ना,
बात समझ में आ रही ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही ना? तो ये हमने बात की रिपीटिंग डेसिमल की बात की है। अच्छा, हमने बताया था जो रेशनल नंबर होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पर P, Q इज बिलोंग्स टू इंटीजर, किससे बिलोंग करेंगे? ये पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q जो होना चाहिए, P और Q जो होना चाहिए, P, Q जो होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए बेटा? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है ना? और क्या होना चाहिए? Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी Q 0 नहीं है, 0 हो जाएगा तो पूरा अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा फिर, ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हैं इनको, जितने भी रिकरिंग डेसिमल होते हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, उनको P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और ये सब देखो, आप देखो सही से, तो ये भी आपके पास पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी देखो पूर्णांक है, ये भी देखो पूर्णांक है। तो आप समझ पा रहे हैं ना? इसको कर पाएंगे इसे आसानी के साथ। तो यानी कि जो नंबर आपके पास, यानी जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। समझ में आता आ रही है ना? आगे देखेंगे। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनल डेसिमल या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। अभी तक हमने बात की थी रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बात की थी, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया था। अब आगे हम इसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? यानी कि इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया था इसमें कि रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर हो सकता है, होगा ही होगा, ये भी कह सकते हैं आप कि जो रिपीटिंग डेसिमल है, जो रिकरिंग डेसिमल है, जो आवर्ती दशमलव है, बात समझ रहे ना, जो रिपीट कर रहा लगातार, वो सबके सब कैसे होंगे बेटा? रेशनल होंगे, यानी कि परिमेय होंगे। कैसे होंगे? परिमेय संख्या होंगी। अच्छा, दूसरी बात हमने आपको करने वाले हैं कि जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमने नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात कर ली है फिलहाल, फिर भी देख लेते हैं। जैसे 0.8732410215, इस तरीके से ये चलता चला जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, ठीक है ना? ऐसे ही ऐसे कुछ बात करें हम, जैसे √2 था 1.414 डैश 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 डैश। ये रिपीट नहीं करता है, ये आपको लग रहा है कि ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं करता है। आगे इस तरीके से, जैसे √3 की बात करें 1.732, इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर, ये कहां तक? ये अनंत तक जाते हैं। इतना वैल्यू नहीं होता है इसका कि सर √2 की वैल्यू 414 होता है, नहीं, इसके आगे भी वैल्यू आपके पास जाएगा, ठीक है ना? तो ये 1.3, तो ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है इसके भी। तो जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल कहलाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो इरेशनल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे बेटा? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इन्हीं को बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। क्या बोलते हैं इनको? हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी इरेशनल नंबर क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना? कर पाएंगे इससे? ठीक है, आगे देख पा रहे हैं। अब हमने बात यहाँ पर दशमलव की कर ली है। दशमलव में हमने क्या क्या सीखा है? दशमलव में हमने सीखा है कि आपके पास कोई एक दशमलव आपके पास दिया जाएगा, उसके आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं, यानी शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो दशमलव जिसके पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तो जो तो जाएगा वैल्यू, उसके बाद खत्म हो जाएगा, वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो वो ऐसे जो होंगे उसको क्या बोलते हैं? हमें शांत दशमलव। जैसे कि 1/5, तो सब दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। जैसे 1/5 की कुछ बात करें हम, जैसे 1/5 की बात की, दशमलव लगाया 0 हो गया, 5 दूनी 10, तो 0.2 दशमलव, शांत दशमलव हो गया। ऐसे हमने बात की नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव की, यानी ऐसे नंबर जो शांत नहीं हो रहे हैं, इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं, तो रिपीटिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं। इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमने नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमने और टर्मिनेटिंग में चीजों को देखा है। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने फिर आगे देखा कि सर बताया कि इसमें कि रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। अब हमने नॉन टर्मिनेटिंग को दो जगह तोड़ दिया,
एक तो क्या किसमें तोड़ दिया हमने, रिपीटिंग यानी आवर्ती दशमलव में, और दूसरा किसमें तोड़ दिया, अनावर्ती दशमलव में। किसमें तोड़ दिया, अनावर्ती दशमलव में। तो ठीक है ना, तो हमने क्या किया इसमें कि आवृत्ति हो रही है तो जैसे 0.333 आवृत्ति दशमलव हो गया, ऐसे ही आपके पास हमने, तो इसको कर पाएंगे आप। रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बात की है, रेशनल नंबर हमने बताया जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर होंगे, और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे उनको क्या बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे उनको हम, अपरिमेय संख्या होंगी। आगे देखते हैं, इंटीजर्स की बात करेंगे। इंटीजर्स वैसे तो दो प्रकार के होंगे, कोई भी संख्या दो प्रकार की, एक तो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक तो आपके पास इंटीजर की हमने बात की है, और इंटीजर आपके पास या तो नेगेटिव मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, वो नॉन नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, हमने बता इंटीजर के बारे में बात की है ना। इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कंप्लीट चला जाए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमने बात की नेगेटिव इंटीजर की, तो नेगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करें तो नेगेटिव इंटीजर आपके पास माइनस इनफाइनाइट से चलेगा। तो मान लीजिएगा माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। ठीक है ना। तो ये जो आपके पास हमने बात की नेगेटिव डेसिमल की, तो ये नेगेटिव है। और नॉन नेगेटिव के आपके पास हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, डेटा कहाँ तक इनफाइनाइट। आप कुछ लोग कहेंगे सर नॉन नेगेटिव जीरो इंटीजर में इसमें नहीं आएगा, भाई नॉन नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव नहीं हमने बोला यहाँ पर है, समझ रहे ना। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर बोलते तब जीरो नहीं इंक्लूड होता, हमने क्या नॉन नेगेटिव, क्योंकि जीरो नेगेटिव नहीं होता, ये तो पता होगा ना। हाँ तो फिर ठीक है, तो ये आपके पास नेगेटिव हो गए, -1, -2, -3, -5, -6 पढ़ते चले जाइए, जिंदगी पर पढ़िएगा आप नेगेटिव इंटीजर। बस दशमलव में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए कह सकते हैं, और वो समझ रहे ना। तो बस आगे देखेंगे नॉन नेगेटिव डेसिमल के बारे में बात करें 0, और इन्हीं को हम बोलते हैं इन नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि इनको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। इनको क्या बोलते हैं हमें, ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये कितने हैं, इसको क्या बोलते हैं हमें, अऋणात्मक, अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, अऋणात्मक पूर्णांक है। तो आगे आप देखेंगे इसको, नॉन नेगेटिव की बात कर ली हमने, नेगेटिव की बात कर ली है, आगे हम बात करेंगे नॉन नेगेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम बेटा है पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको, है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। क्या बोलेंगे इनको हम, होल नंबर्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक है। आगे देखेंगे, यानी कि एक चीज सीख पाए होंगे, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि होल नंबर बोलते हैं। अच्छा, वैसे इंटीजर को हम तीन तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, हमने आपको बताया था। एक तो नेगेटिव में पीछे बात कर चुके हैं, और क्या पॉजिटिव, और तीसरा क्या, जीरो। जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, बट जीरो इज इंटीजर। जीरो इंटीजर तो है, लेकिन ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में तक आ रही है। तो नेगेटिव इंटीजर के बारे में हमने बात पीछे से कर भी चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट से चला जाएगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1। पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, इस तरीके से। जीरो नहीं इंक्लूड हुआ, तो आप समझ पा रहे होंगे। और इसी को पॉजिटिव इंटीजर को ही, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम क्या बोलते हैं, यानी कि धन पूर्णांक संख्या। पॉजिटिव इंटीजर क्या बोलेंगे हम बेटा, धन पूर्णांक। और इसको क्या बोलेंगे हम, ऋण पूर्णांक।
अब इंटीजर को तो पता ही है क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है ना। अब पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धन पूर्णांक संख्याओं को ही हम क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक संख्याओं को ही हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इन्हें, नेचुरल, नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर का मतलब आपके पास समझ रहे, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे इसको हम, प्राकृतिक संख्या। समझ में आ रहा है यहाँ तक, प्राकृतिक संख्या। तो यानी कि यही आपके पास क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो आगे देखेंगे यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, इनको भी आपको पढ़ना चाहिए। हमें लगता है कि अगर जो हम मान लीजिएगा, अगर जो मान लीजिए हमने कोई एक ऑड नंबर है और दूसरा ऑड नंबर है, उन दोनों ऑड ऑड को हमने जोड़ दिया इंटीजर्स को, पूर्णांक ही है इंटीजर से ही, तो हमें क्या मिलेगा। मान लीजिए हमारे पास 5 में हमने क्या 7 जोड़ दिया, तो क्या मिलेगा 12। और 12 कैसा होता है बेटा, इवन होता है। क्या होता है, इवन नंबर होता है। बात समझ में आ रही ना, 12 कैसा हो जाएगा बेटा, ये इवन होगा। और ये कैसा था, ऑड था। ये क्या था, ये भी ऑड था। यानी ऑड और ऑड जब जोड़ दिया तो क्या मिला, इवन मिला। बात समझ में आ रही ना। हमने कहा अगर जो क्या घटा दीजिएगा, जोड़ दिया तब भी तो ना, घटा दीजिएगा। मान लीजिएगा हमने क्या किया, 9 से 7 को घटा दिया, या 9 से 11 को घटा दिया, 17 घटा दीजिएगा। 9 17 घटा देंगे कितना मिलेगा, 9 17 घटा देंगे माइनस का 8 मिलेगा। तो -8 तो इवन होता है भाई, इवन तो होता है ना, -8 भी तो इवन होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे इसको अगर ऑड और इवन जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। मान लीजिए हमने 9 में 6 जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। यानी कि ये ऑड है और ये भी ऑड है। बात समझ में आ रही ना। यानी कि ऑड ऑड जोड़ दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये आपके पास क्या मिलेगा, ये ऑड है और ये क्या है बेटा, इवन है। यानी ऑड और इवन जोड़ दिया तो क्या मिला हमें, ऑड मिला। क्या मिला हमें, ऑड मिला ना। तो ऐसे आप कर पाएंगे। अगर जो इवन और इवन जोड़ देंगे तो इवन मिलेगा, और इवन इवन घटा देंगे तब भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ऑड इंटू ऑड करेंगे, मान लीजिए आपके पास 7 में गुणे 5 कर दिया, तब तो 35 ही मिलेगा। यानी ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। बात समझ में आ रही ना। ऑड और इवन करेंगे, मान लीजिए आपके पास 7 में गुणे 12 कर दिया, तो 12 से 84 होता है। यानी कि हमने क्या किया, ऑड में इवन का मल्टीप्लाई किया तो इवन क्या मिला, इवन मिला ना। तो ऐसे कर पाएंगे, इवन और इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही मिलेगा। ठीक है, बेसिक सा रूल है, इसको पढ़ लेना एक बार, यूजफुल है, कर लेना इसको। अब हम बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर्स की जब हम बात करें, नेचुरल नंबर के बारे में हमने सीखा है अभी अभी हमने इनको बोलते हैं बेट से हम प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको, हमें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये प्राइम नंबर को हम बोलते हैं बेटा अभाज्य संख्याएं। और कंपोजिट को बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। ठीक है ना, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमने आपको बात बताई थी कि नेचुरल नंबर आपके पास होता कहां से स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता। जिन लोगों ने नहीं देखा था पिछला तो वो देख सकता है यहाँ से। ये आपके पास कहां से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 डैट डैट डैट। ठीक है ना। ठीक, कह रहा है कि ये कह रहा है कि प्राइम नंबर जो है, क्या कह रहा है कि जो प्राइम नंबर हमारे पास दे रहा है, सॉरी प्राकृतिक की बात कर रहे थे अभी हम। हाँ, तो इनको हम 1 से लेकर स्टार्ट होता है, यानी जो काउंटेबल नंबर होते हैं, जहां से हम वैल्यू को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहां से लगातार जितने भी नंबर आपके पास मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे बेटा,
नेचुरल नंबर हो जाएंगे, यानी कि वो सब कैसे हो जाएंगे बेटा, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात हमें क्या करना था कि प्राइम नंबर की बात करें। प्राइम नंबर को आपको समझना है, अभाज्य संख्याएं होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, जिसमें क्या हो बेटा 2 फैक्टर हो। कितने हो? 2 फैक्टर हो। कितने हो? 2। 2 से ज्यादा ना हो ना 2 से कम। अब 2 कौन कौन से होंगे वो भी तुमको बता देते हैं। 2 होंगे कौन कौन से भाई? 2 होंगे बेटा, एक तो बेटा वो खुद एक ही होगा, एक तो एक मिलेगा और एक स्वयं खुद का होगा। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही ना? यानी कि सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 होगा या तो वो अपने आप में खुद होगा, उसका तीसरा फैक्टर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही ना? अच्छा, ये तो हमने बात कर ली प्राइम पे, ठीक है ना। अब सर कहते होता क्या क्या ये भी बता दीजिएगा। अब देखो सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, सॉरी 21 नहीं होगा बेटा, 23 है ये, 23, 29, 21 नहीं होगा, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है ना। हमने 1 से लेकर 50 तक की कुछ संख्याएं लिख दी हैं और बाकी आप 100 तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, पता होना चाहिए, कम से कम 100 तक तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसका कोई फंडा नहीं होता है कि इसका कोई ट्रिक बता दें हम कि ये होता है ऐसा, है ना। वैसे ये कहा जाता है कि 6n, ये आपके पास कुछ लोग बोलते हैं कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटली ये नहीं होता है। 6n+1 इसके आसपास के जो नंबर होते हैं 6n+1 के फॉर्म में वो प्राइम नंबर सब नहीं होंगे, सब नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हाँ सब मिलते हैं इसी के आसपास जो नंबर देख सकते। कोई बहुत ट्रिक नहीं है इसके लिए कि हम आपको बता दें ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इसे देखेंगे तो इसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या है, आपसे पूछ देगा कि ऐसे आपके पास नंबर आपसे दे देता, आपके पास पूछ देगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो मिलेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होगी बेटा? 2 होगी। कौन सी होगी बेटा? 2 होगी। बात समझ में आ रही है ना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी बेटा? 2 होगी। ये भी पूछ सकता है आपके पास इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, यानी कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या भी क्या है? 2 ही है। ठीक है ना। इसके कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, उनको हम देख लेंगे, आगे देखते हैं। और ये सिर्फ एक ही है सम अभाज्य संख्या, तो उसके अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और वो क्या है बेटा? अभाज्य भी है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, इससे कुछ क्वेश्चन और इस तरीके से पूछ लेता है कभी कभी है कि 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं बताओ। तो 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, उनके बारे में आपको जैसे पता करना हो तो आप किस तरीके से पता करेंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कोई पढ़ाने रटाने वाली चीज नहीं है, ठीक है ना। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पढ़ लेना होगा कि 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। और इतना नहीं आता है कि 200 से 300 के बीच अभाज्य संख्याएं निकालो, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। लेकिन हमने आपको बता दिया है कि कभी छोटे छोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है
कि 1 से लेकर 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है ना। तो उनके बारे में हमें देखना होता है, तो उनको हम पढ़ लेना है। तो 1 से लेकर के 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होंगी, कितनी अभाज्य संख्या, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 होती हैं। और 50 से 100 तक का अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा पढ़ लेना, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो उसको आप लर्न करके रखना। आगे देखते हैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर की हमने बात करने वाले हैं, कंपोजिट में यानी कि भाज्य संख्याओं में। तो भाज्य संख्याओं की अगर जो बात करें, एक ऐसा एटलीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम कितने होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, यानी कि वो प्राइम तो नहीं होगा, प्राइम तो होगा ही नहीं, प्राइम के अलावा, जैसे कि हमने आपको इसे लिख दिया 4 है, 4 प्राइम तो है नहीं, तो 4 के फैक्टर देखो कितने होंगे, एक तो 1 मिलेगा खुद, एक क्या मिलेगा, 2 होगा, और एक क्या होगा, 3। तो इसमें कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर है, यानी कैसा कंपोजिट है। अच्छा 9, 9 को देख लीजिएगा, एक इसका फैक्टर होगा, 3 होगा और 9 होगा। बात समझ में आ रही है ना, 9 होगा। अच्छा मान लीजिए आपके पास 15 दिया गया, तो 15 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकता है, और खुद 15 हो सकता है। बात समझ में आ रही ना, यानी कि इसके 3 या फिर मोर देन 3 और मोर देन फैक्टर अगर जो है, तो वो संख्या कैसी होगी बेटा, कंपोजिट होगी, यानी कि वो कैसी होगी बेटा, भाज्य संख्या होगी। 25 मान लो, 27 मान लो, कोई संख्या आप ले लो जो कट सकती है, वो कैसी होगी बेटा, कैसी होगी बेटा, कंपोजिट नंबर होगी। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर पे, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर तो बात कर ली हमने लगभग, यही आपके पास होता है, भाज्य संख्याएं होती हैं। कोई और मान लीजिए आपके पास 10 दी दिया नंबर है, और 10 के अगर जो फैक्टर हमें निकालने हैं, तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और खुद 10 होगा। तो इसके कितने, 3 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो 4 फैक्टर है, समझ रहे ना, यानी कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 हो या फिर 3 से ज़्यादा, तो वो सब क्या हो जाएंगे बेटा, कंपोजिट नंबर्स होंगे। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो देखें बेटा, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर यानी कि जिनके बीच का, को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई 2 नंबर दिए जाएंगे, 2 संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं हैं, और उनका HCF यानी कि मासा जो होना चाहिए वो 1 आना चाहिए। को प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, यानी कि कोई 2 ऐसे नंबर जिनका जिनका HCF जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिएगा 4 और 9 दिया गया, ये आपके पास है 2 नंबर, तो अब बताओ इनका HCF कितना मिलेगा, 1 होगा, तो कुछ कॉमन है इनके बीच में, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो ये कैसे को प्राइम है, ये कैसा है बेटा, को प्राइम है। जैसे मान लीजिएगा 15 और 7 दिया गया, तो इनके बीच कुछ कॉमन है नहीं है, इनका HCF कितना मिलेगा, 1, यानी को प्राइम है। मान लीजिए आपके पास 16 और 15 दिया गया, 15 और 16, तो ये भी आपके पास कैसे, कुछ कॉमन है नहीं है, तो इन दोनों का जो HCF मिलेगा वो कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा बेटा, 1 होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो नंबर आपके पास मिलेंगे, जैसे कि हमने बात कर दी, मान लिया 25 और 40, तो बेटा इसमें तो कॉमन मिलेगा, इसका HCF कितना होगा, इसका HCF कितना होगा, 5, तो ये को प्राइम होगा, नहीं होगा, ये को प्राइम नहीं होगा। क्या होगा, ये को प्राइम नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि जिन 2 नंबर के बीच का HCF अगर जो 1 होगा, तो वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, अदरवाइज वो को प्राइम नहीं होंगे। बात यहां तक समझ में आ रही है ना। आगे देखते हैं,
अब हम बात करेंगे बेटा परफेक्ट नंबर की। किसकी बात करेंगे? परफेक्ट नंबर की। देखो बेटा परफेक्ट नंबर क्या होता है? अब मुझे मिस्टर परफेक्टनिस्ट हो क्या? परफेक्ट नंबर, देखो परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर्स का जो सम हो एक्सक्लूडिंग दिस नंबर, अगर उस नंबर का कुछ छोड़ दें, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास की 6 को देखेंगे आप तो आपके पास इसका फैक्टर 1, 2, 3 और 6। हमने क्या बताया कि इनके गुणनखंडों का योग करें और वो हमें क्या मिल जाए, वही नंबर मिल जाए, और जो नंबर है उस नंबर को छोड़ दें, इस नंबर को क्या कर दें, आप त्याग दो। अब इनका सम करो, अगर जिनका सम इस नंबर के बराबर आ जाता है तो वो नंबर कैसा हो जाएगा बेटा? परफेक्ट हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? वो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आता क्या? वो नंबर क्या हो जाएगा बेटा? परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए हमने यहां पर 12 लिख दिया। अच्छा 12 का फैक्टर करो, 1 मिलेगा, 1 से कटेगा ना, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 4 से कटेगा, 4 तीन 12, 6 से कटेगा, और किससे? 12 से। खुद देखो, तो 12 वाले को तो हम छोड़ देंगे, 12 को तो हम छोड़ देंगे, ठीक है, इसको काट दीजिएगा। अब इनका सम कर दीजिएगा, 6 4 10, और 10 और 3 13, और 13 और 2 15। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 12 से क्या होगा? ज्यादा हो गया, ये 12 से ज्यादा हो गया, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि 12 जो होगा वो परफेक्ट नंबर नहीं है। अच्छा ऐसे कुछ हम बात करें 28, 28 को देख लीजिएगा, 1 इसका फैक्टर होगा, 2 भी होगा, ठीक है ना, 1 2 4 भी होगा, 7 भी होगा, 14 भी होगा, 14 में 28 होता है ना, और 28 होगा। तो देखो बेटा 28 को तो पहले से मैं एकदम देखते ही निकालेगा। अब देखो 14 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 26, 25 और 2 27, और 27 और 1 28। यानी कि ये 28 बराबर क्या मिला? 28। यानी कि ये परफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट नंबर है। बात समझ में आ रही है ना? तो परफेक्ट नंबर के बारे में आपने सीखा। इसकी जो लोग डेफिनेशन लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, यहां से हैं, लिख लीजिएगा यहां से। हाँ लिखें, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स all the factors excluding these number, excluding this number is equal to the number, is equal to the number। बात समझ में आ रही ना? हिंदी भाषी हमारे दो दोस्त हैं वो भी लिख सकते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग सिर्फ उस संख्या को छोड़कर अगर जो उस संख्या के बराबर है तो वो परफेक्ट नंबर होगा, तो वो परफेक्ट नंबर होगा। तो ठीक है ना? तो आपने क्या देखा, इसका परफेक्ट नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो 6 होता है, दूसरा 28 होता है, फिर एक 496 होता है। ये क्वेश्चन आपके पास, इसके आगे भी 1080 के आसपास लगभग है, उसको चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना? ठीक है ना? तो एक बार सीडीएस में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, सीडीएस का जो क्वेश्चन था एक, उसमें ये पूछा गया था कि 3 डिजिट 3 अंकों का
का परफेक्ट नंबर ज्ञात करो। परफेक्ट नंबर ज्ञात करें। तो क्या था बेटा पता है? 496। इनको पता था वो लगा दी, इनको नहीं पता था। ठीक है ना, तो यहां तक आपने सीखा। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम। आगे हम बात करेंगे बेटा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। किसकी बात करें हम? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। देखो फेस वैल्यू को हम बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं इसको? हमें जातीय मान। और इसको बोलते हैं स्थानीय मान। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्थानीय मान। जैसे कि मान लीजिएगा हमने कोई एक नंबर लिख दिया है 5 4 3 2 6 7 इस तरीके से, और हम आपसे बोले कि बताइएगा बेटा कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप आग मूंद के क्या बता देंगे? 6। अरे भाई फेस पे जो जिस नंबर का बात कर रहे हैं वही नंबर आपको बता देना। तुम्हें देख कर तुम्ही को बताएंगे, तुम्हारा ही नाम तो बताएंगे ना हम, कि दूसरे का नाम बता देंगे भाई। हैं 6 हो तो 6 ही रहोगे ना तुम, 5 तो बन नहीं जाओगे। ठीक है ना। अब 2 का फेस वैल्यू कुछ बात करें तो 2 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। 3 की फेस वैल्यू की बात करें तो 3 की 3 होगी। कुछ नहीं इसमें है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। 5 की फेस वैल्यू पता करनी है या 7 की फेस वैल्यू पता करनी है तो 7 होगी। 5 की फेस वैल्यू पता करनी है तो कितनी होगी बेटा? 5 होगी। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है ना? फेस वैल्यू यानी जाति मान समझ में आ गया ना? अच्छा, बात यहां तक समझ में आ रही ना? अगर जो मान लीजिए हम इसी का स्थानीय मान पूछें, कि हम आपसे ये पूछ दें कि बताइएगा कि 6 का स्थानीय मान बताओ, तो आप कहेंगे 6। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि किस संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान समान होगा। तो हमेशा ध्यान रखना इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान होगा। किसी संख्या के किसी संख्या, अलग अलग 2 संख्या नहीं हो सकती हैं, किसी संख्या के इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। अच्छा, अगर हम बात करें यहां से 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 और कितने अंक बढ़ेगा आगे? 1 तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना? कितने अंक बढ़ गए? 2। हम आपसे पूछें कि बताओ बेटा 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 7 से कितने अंक बढ़ गए? कितने अंक? 3, तो 3 जीरो लगा दो। हम आपसे पूछें कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 लिख दीजिएगा और कितने? 5 जीरो लगा दीजिएगा। बात समझ में आ रही ना? तो आप स्थानीय मान और जातीय मान समझ में आए। ये क्वेश्चन सीपीयू में पूछा गया था 2017 में। ये सब टेक्निकल क्वेश्चन था, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिससे आपसे पूछ लिया गया था, कोई नंबर दिया गया था, कह रहा था उसके स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या करो। ठीक है ना? कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, आपको हम बताते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। थ्री 8 5 6 7 नंबर कंप्लीट हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही था। और 3 तो इससे पूछा गया था कि 5 का स्थानीय और जातीय मान में अंतर ज्ञात करो। 5 के स्थानीय मान और डिफरेंस बिटवीन, ये था कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5, यानी कि 5 का हमें स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पता करना था, यानी उसका डिफरेंस पता करना था। तो इसका बताओ स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5000। जातीय मान कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 9 9 4। बात समझ में आ रही ना? तो कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया था
और आप आसानी से कर पाएंगे हमें लगता है। तो इस तरीके से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में आपसे पूछा गया था। तो यहाँ तक आपने नंबर सिस्टम के बहुत गहनता से आपने इसको सीखा है। हमें उम्मीद है कि आपको चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। अगर जो कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई दिक्कत अगर आपको रहती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिएगा, हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे डे बाई डे। तो आपको अगर जो हमारा ये सेशन अच्छा लगा हुआ है तो सेशन को लाइक कीजिएगा और सेशन को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं से अपनी वाणी को हम विराम करते हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।